हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। वो पार्ट 1 था। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 रहेगा। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ बैग कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स एंड 15 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 10 वाइट बॉल हैं और 15 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए 2 बॉल को निकालना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। तो पहला बॉल जो हम लोग निकालेंगे वो वाइट होना चाहिए और दूसरा वाला ब्लैक होना चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि पहले वाले में वाइट होना चाहिए, तो 10 वाइट है हमारे पास, तो 10 में से हम एक वाइट ले लें। ठीक है, ये हो गया हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने हैं 25, तो 25 में से हमने एक बॉल ले लिया। तो ये हमने अभी वाइट के लिए किया है। एंड जब हम लोग सेकंड में क्या करना है, ब्लैक को निकालना है। तो ब्लैक कितने हैं मेरे पास 15, तो 15 ब्लैक में से मैंने एक ब्लैक निकाल लिया। और टोटल कितने हैं, पूरे 25 थे, लेकिन हमने एक वाइट निकाल लिया था इस वाले में, तो बचे 9 वाइट और 15 ब्लैक, तो 24 टोटल हो गए। तो 24 में से मैंने 1 निकाल लिया। ये हो गया टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है NC1 इक्वल टू होता है N। ठीक है, तो इसी पर लगाएं तो 10/25 इंटू 15/24। तो ये क्या हो गया, जब 5 से कैंसिल कर दें, 5 3 जा 15, तो 25 2 टाइम्स और ये 1 2, और फिर 3 से कैंसिल 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव ड्राज। मतलब 2 बार हमें निकालने हैं, क्या निकालने हैं, डायमंड कार्ड फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड। ठीक है, टोटल कितने होते हैं कार्ड्स, 52 कार्ड्स होते हैं। तो इन्हीं 52 कार्ड्स में से हमें डायमंड वाले कार्ड निकालने, वो भी 2 निकालने हैं, है ना, 2 बार में। और कह रहा है इफ़ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रा। मतलब रिप्लेसमेंट नहीं करना है कि यार पहला निकाल लिया, फिर जब दूसरा निकालने गए तो पहला वाला रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो हम अगर ये बता दें कि ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, पता होगा। और इन 26 में से 13 डायमंड के होते हैं और 13 हमारे हर्ट्स होते हैं। ठीक है, और इन 26 ब्लैक में से 13 स्पेड्स के होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो हमसे बोला है डायमंड्स वाला निकालना है ना, तो निकालते रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें 2 बार में निकालना है, वो भी कौन से, डायमंड। तो पूरे 13 है, तो 13 में से एक निकाल लें, ये हो गया हमारा फेवरेबल। पहली बार में 2 बार में निकालना है, पहली बार में हमने निकाल लिया अपॉन टोटल। टोटल कितने कार्ड है 52, तो 52 में से एक निकाल लिया। ठीक है, जब दूसरी बार जाएंगे निकालने एंड, तो क्या करेंगे, अब कितने बचे हैं हमारे पास डायमंड, केवल 12 बचे। अब 12 में से एक डायमंड निकालेंगे, 2 डायमंड निकालना था बारी बारी से। तो 12 में से अब हमने निकाला एक डायमंड, अब कितने कार्ड बचे हैं, 52 थे, हमने एक डायमंड पहले निकाल लिया था, तो 51 बचे हैं अपॉन 51C1। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी उसी वाले फॉर्मूले से NC1 इक्वल टू N से 13/52 इंटू 12/51, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 टाइम्स में, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो ये आ गया 1/17। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। 1 टिकट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स नंबर्ड। ये 50 टिकट्स हैं, इसमें से एक टिकट लेना है और सभी नंबर लिखे हुए हैं टिकट के, 00 01 02 अप टू 49 तक। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द सेलेक्टेड टिकट इज 8। सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट्स इज 0, और उनका प्रोडक्ट 0 हो। जब भी गिवन वाला वर्ड आ जाए तो समझ लेना यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो हमने बताया पिछले वीडियो में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, क्या पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो गिवन होता है वो नीचे लिखते हैं। तो इसका क्या फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो और जो नीचे है वो उसका लिख दो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जो गिवन के बाद लिखा है ना गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट इज 0, ये बी वाला है। ठीक है, ये बी इवेंट है। और जो पहले लिखा था कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन दिस सेलेक्टेड टिकट इज 8, ये ए है। ठीक है, ऊपर वाला ए है और गिवन के बाद जो लिखा है वो बी वाला है। ठीक है, ए और बी समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए और उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहले बी का निकालते हैं। बी वाला क्या है गिवन के बाद वाला कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट्स इज 0। तो हम लोग क्या क्या नंबर लें कि यार उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो। तो ले सकते हैं 0 0, ये टिकट ले सकते हैं, प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा। 0 1 ले लें, 0 2 0 3 0 4, इन दोनों का प्रोडक्ट सबका 0 आएगा, है ना। 0 5 0 6 0 7 0 8 और 0 9। क्या 10 होगा? हाँ 10 भी हो सकता है, प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा। और 11 तो होगा नहीं, 12 13 ये सब नहीं होगा, बचा 20 30 और 40। 50 हो सकता है, 50 हो सकता है लेकिन हमारे पास नंबर है ही नहीं, 49 तक है। तो बस इतने ही केस बन रहे हैं बी के लिए, है ना, कि प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरे 14 को केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, टोटल 14 आउटकम्स है, 14 अपॉन टोटल। टोटल कितने नंबर थे? टोटल हमारे पास 50 नंबर थे, 50 टिकट। तो ये हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें क्या चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए वाला क्या था कि यार सम जो है वो 8 आना चाहिए, सम जो है 8 आना चाहिए। तो उन दोनों का कॉमन लेना है। तो ये पूरा बी वाला है, ए वाला बोला था कि सम 8 आना चाहिए। तो सम 8 किस में आएगा? सम 8 हमारा आएगा इस वाले में, और किसी में सम 8 नहीं आएगा ऐड करने पे। तो ये बी वाला था, इसमें ए वाला भी हमने ढूंढ लिया, तो मतलब ये कॉमन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? कॉमन वाला। कितने केसेस मिले हमें? केवल एक आउटकम मिला, अपॉन टोटल। टोटल कितने नंबर थे? 50। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/50, फिर अपॉन ये, तो इनटू करके हम लिख दे रहे हैं उल्टा करके। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो 1/14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा 3 नंबर्स A, B, C are chosen at random without replacement from among the numbers 1 2 3 up to 99। पूरे इतने नंबर दिए हुए, कितने हैं टोटल? 1 से लेकर 99, मतलब 99 नंबर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज डिविजिबल बाई 3। तो इसको हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या करना है कि ये डिविजिबल बाई 3 हो, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसके बदले में हम लोग क्या निकालेंगे कि ये डिविजिबल बाई 3 हो। ठीक है, कि फेवरेबल में हमारा क्या आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, हमारा मेन टारगेट होगा कि ये जो 3 नंबर चूज करेंगे उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब 3 नंबर चूज करने के लिए क्या करेंगे? पहले एक 3 ग्रुप बनाएंगे। बताया था ना डिविजिबल बाई 3 अगर चेक करना है तो 3 ग्रुप बनाएंगे। अगर 5 चेक करना होता डिविजिबल बाई तो हम लोग 5 ग्रुप बनाते। तो यहाँ 3 है तो 3 ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप क्या होगा? जिसमें रिमाइंडर 0 आए 3 से डिवाइड करने पर। तो क्या क्या नंबर होंगे? 3 6 9 12। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सब में 0 आएगा। अब दूसरा क्या होगा कि रिमाइंडर 1 आए, तो क्या हो सकता है? 1 4 7 10। ठीक है, 3 से डिवाइड करके देख लो, है ना, तो सब में रिमाइंडर 1 बचेगा। और तीसरा क्या ग्रुप होगा? जिसमें रिमाइंडर 2 आए, तो 2 से स्टार्ट करें, 2 5 5 3 8 11 ऐसे। इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, हमने 3 ग्रुप बना लिए। तो इसमें कितने नंबर होंगे? टोटल 99 नंबर्स थे, तो इसमें 33 होंगे। 3 ग्रुप में डिवाइड किया है तो इसमें भी 33 नंबर, इसमें भी 33 नंबर होंगे। हमें 3 नंबर को चूज करना है ताकि उनको ऐड कर दे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस लिखने जा रहे हैं।
3 नंबर अगर इसमें से ही ले लें पहले ग्रुप से, मान लेते यही तीनों हमने ले लिया, ऐड करो इन तीनों को, 6 3 9 और 9 18, 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब इस ग्रुप से हमने 3 नंबर उठा सकते हैं। तो 33 में से हमने 3 नंबर ले लिया, ठीक है। या आया तो प्लस, या इस वाले ग्रुप से ले लें, ऐड करके 3 नंबर को देखो, 4 1 5 और 7 12, क्या वो 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो इससे भी हम लोग ले सकते हैं। तो 33 में से 3 नंबर ले ले, या इसमें से 3 नंबर ले ले, या वाला आएगा तो प्लस करना है, ठीक है। इसमें भी ऐड करोगे तो 5 2 7 और 8 15, तो मतलब आ जाएगा, कट जाएगा 3 से। और क्या कर सकते हैं, या 3 नंबर से लेना है तो एक एक नंबर सब में से ले लें, चेक करते हैं क्या ऐड करने पे 3 से डिविजिबल हो पाएगा। 3 1 4 4 2 6, तो वो तो 3 से डिविजिबल है, मतलब ले सकते हैं। तो 33 में से एक नंबर इसमें से ले लें, एंड है तो मल्टीप्लाई, इस 33 में से एक नंबर ले लें, एंड फिर 33 में से एक नंबर ले लें, ठीक है। ये हो गया हमारा फेवरेबल। अपॉन टोटल करना है, तो टोटल कितने नंबर थे, 99, तो 99 में से कितने नंबर लेने थे, 3 नंबर, बस। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान से देखें तो तीनों सेम है, तो मतलब 3 टाइम्स 33C3 प्लस, और ये NC1 की वैल्यू अभी बताया था n होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने दें, ऑप्शन में वैसा दिया नहीं है, ठीक है, तो वैसे ही रहने देते हैं। 33C1 3 बार है तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है, अपॉन 99C3, तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं। 3 इंटू 33C3 प्लस 33C1 का क्यूब अपॉन 99C3, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.35, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, जब भी और आए तो समझ लेना है कि वो यूनियन की वैल्यू दी हुई है, कि E1 यूनियन E2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 0.85। क्या ध्यान रखना है कि और आएगा तो यूनियन की वैल्यू है, और एंड आएगा तो वो इंटरसेक्शन की है ना, एंड। तो ये किसकी वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है ना, तो 0.15। और हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू बताओ। तो यूनियन वाला हमने फार्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो सभी में वैल्यू रख लेते हैं। यूनियन की वैल्यू 0.85, E1 की वैल्यू तो पूछ रहा है, और E2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.35 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.15। तो इसको हम इधर भेजें तो ये 85 और 15 100 कर देगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 100 मतलब 1.00, और इसको इधर भेजें तो 0.35 माइनस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगा, 0.65। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 2/5 एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3/20, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला है, हमने फार्मूला अभी बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज, इसकी वैल्यू पूछा है, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका फार्मूला क्या था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका फार्मूला होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन करिए अपॉन नीचे वाला, है ना। तो इसी तरह इसमें इसको बी समझेंगे, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन नीचे वाला ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है, तो ये हो गया अपॉन, अब नीचे वाला लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन जो है बारी बारी से एक बार इसके पास एक बार इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार के साथ जाएगा, मतलब ए कंप्लीमेंट के साथ, ये हो गया, और फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हमने ये क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपॉन, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। एक फार्मूला होता है कि ए कंप्लीमेंट सेट्स में पढ़ा होगा डिमॉर्गन्स थ्योरम, तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों पे दिख रहा है तो एक पे करना है तो इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, तो
तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इससे, ठीक है यहाँ तक। और हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लिखेंगे ना। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ए लेट कर ले तो, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या आता है, फाई होता है ना, पढ़ा होगा। और ये तो सिंपल भी है, इससे आप देख भी सकते हो डायग्राम से। ये ए है तो ए का कंप्लीमेंट मतलब बाहर वाला, ये बाहर वाला, और ए मतलब ये अंदर वाला। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं, मतलब फाई। तो फाई का यूनियन इसके साथ लेंगे तो वही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अपॉन नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस इस वाले फार्मूले से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अगर ए समझे तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इससे लगाया है। अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये क्या कहना चाह रहा है, ये ए है ये बी है, ठीक है, और ए का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के साथ, ये बी है, बी कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़कर मतलब बाहर वाला, ये वाला भी बाहर वाला सब, ठीक है ना। तो क्या करना है, ए के साथ कंप्लीमेंट लेना है, तो यही तो होगा, है ना, ए के साथ कंप्लीमेंट ये होगा। तो क्या आ गया, ये जो शेडेड रीजन है वो वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये टोटल ए में से यदि ये वाला मैं घटा दूं टोटल ए में से तो आ जाएगा ये वाला शेडेड रीजन। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल ए में से हमने ये जो कॉमन वाला पार्ट है उसको घटा दिया, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन वाला, ठीक है यहाँ तक, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है 3/20 अपॉन 1 माइनस फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/20, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 5/17। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/6 एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/4। देन द इवेंट्स ए एंड बी आर। तो हमसे पूछा ये इवेंट्स जो है वो क्या है, कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये सब पूछा है। तो इन सब का हमें कंडीशन पता होना चाहिए। तो हमने ये कॉन्सेप्ट के तौर पे लिखा हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और एग्जैक्टिव इवेंट्स के लिए क्या होगा कि दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ठीक है, ये सब कंडीशन है, पता होना चाहिए। तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 होगी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्या ये 0 है, नहीं, ये तो 0 तो है ही नहीं, 1/4 है, तो मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल। और किस में लिखा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। और आगे चेक करते हैं, और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू दी हुई है 1/4, है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं, अभी बताया था 1 में से बस घटाना होता है। तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3/4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट दिया है ना, इज इक्वल टू 1/6। तो अभी इसको भी बताया था कि 1 में से बस घटा दो, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो टोटल को, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो इसको उधर भेज दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया तो 1 माइनस 1/6, तो इसको सॉल्व कर ले तो 5/6। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है 3/4, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें नहीं पता है तो वैसे ही रहने देंगे। माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4 दिया है, रख लेते हैं, और 5/6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो 5/6 माइनस, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, 3 में से 1 गया 2, 2/4 आएगा,
कैंसिल कर देंगे तो 1/2, उसको उधर भेजेंगे तो 1/2। इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे ताकि नीचे वाला सेम हो जाए, हम लोग आसानी से घटा सके, तो 5 में से 3 जाएगा 2/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया हमारे पास, 1/3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 3/4। क्या दोनों इक्वल हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों की वैल्यू तो सेम नहीं है, ये 3/4 है, ये 1/3 है। तो यहाँ पे बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा तो इक्वली लाइकली होगा, तो मतलब इक्वली लाइकली भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया, इक्वली लाइकली बोला है ना। ए और डी आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, सी भी एलिमिनेट हो गया, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली तो नहीं है। अब बस बचा इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए, चेक कर लेते हैं वो भी। कैसे चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशन यही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है। इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या थी, 1/4 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/3, 3 कैंसिल, 1/4 आ गया, ये भी 1/4, मतलब सेटिस्फाई, इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर इज 0.6। कह रहा एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई एक, या तो ए या तो बी। जब भी या वाली फीलिंग आती है तो मतलब क्या होता है उसका, कि यूनियन की वैल्यू दी हुई है, ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है 0.6। और क्या है, इफ ए एंड बी अकर्स साइमल्टेनियसली विद अ प्रोबेबिलिटी 0.3, मतलब ए और बी साथ में अकर कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए भी अकर कर रहा है एंड बी भी अकर कर रहा है, और एंड वाली फीलिंग आती है मतलब इंटरसेक्शन। क्या दिया हुआ है, 0.3। तो हमने ये लिख लिया। तो हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो यूनियन वाला फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई थी, ये भी रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.3 रख दें इसके जगह पे, और इसको इधर भेज दें तो ये 0.9 हो जाएगा, है ना, इसके साथ ऐड होकर, तो ये 0.9 आ गया। तो हमें कंप्लीमेंट चाहिए इन दोनों का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, पीछे फार्मूला बताया था, प्लस बी का कंप्लीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, है ना, इज इक्वल टू 0.9। इस वाले फार्मूले से कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, इसी पर से। ठीक है, इसकी वैल्यू नोट कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान से देखें, ये ऐड करने पे 2 हो जाएगा, इसको इधर भेज दें 0.9 इज इक्वल टू, ये दोनों जो माइनस वाले हैं इधर भेज दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो इसी की वैल्यू पूछा था, इसको बस सब्ट्रैक्ट कर ले तो आ जाएगा 1.1। तो क्या आ गया आंसर, 1.1। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ध्यान रखना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वो वाली कंडीशन याद होनी चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। तो पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी पीछे बताया था, ये है इंडिपेंडेंट का कंडीशन। और कह रहा है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2/3 है, 2/7 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है। तो अभी हमने यूनियन वाला फार्मूला तो पता है, ऊपर भी यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो वैसे ही रहने देंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2/7। तो बी कंप्लीमेंट के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट के लिए 1 में से घटा दें इस वाले फार्मूले से, तो 1 माइनस 2/7, तो आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 में से 2 गया 5/7। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/7 है। ठीक है, माइनस, अब देखो ये वाला इस पे लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट से तो बस प्रोडक्ट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस 5/7, सॉरी 5/7 इसके साथ हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो बी बार की वैल्यू क्या निकालें, 5/7। ठीक है, 1 माइनस 5/7, और ये 0.8
-5/7। ठीक है, अब 0.8 को आप ऐसे लिख दो 8/10, है ना। अब आसानी से सिंपली एलसीएम ले लो। तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 3/10। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए 3/10 मतलब 0.3। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अकर, मतलब केवल और केवल एक अकर करना चाहिए। मतलब ये ए है, ये बी है, ठीक है। एग्जैक्टली वन मतलब याद केवल एक, केवल ए, और एग्जैक्टली बी मतलब ये, इन दोनों में से कोई एक अकर करना चाहिए। तो ये साइडेड रीजन कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर हम यूनियन ले ले तीनों का, दोनों का, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मतलब ये पूरा आ गया, उसमें ये वाला भी आ गया, कॉमन पार्ट भी, लेकिन हमें कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, जो साइडेड रीजन है वही चाहिए। तो कॉमन पार्ट को इसमें से घटा देते हैं, मतलब इंटरसेक्शन वाले को। तो बच गया, जो साइडेड रीजन है उसकी वैल्यू आ गई। तो इसके जगह पे एग्जैक्टली वन अकर्स की जगह पे हमने ये लिख दिया, इज इक्वल टू 2/5 लिख दिया, ठीक है। और यूनियन की वैल्यू दी हुई है 1.2, इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछा है तो यूनियन की जगह 1.2 रख लेते हैं, इंटरसेक्शन हमसे पूछा है। बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/5। इसका आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1/10 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।